नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम पर्यावरण के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पैटर्न पर होंगे, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें, क्योंकि यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप लोग कितना स्कोर करते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। यहाँ पर कहा गया है, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन है 800 डावसन यूनिट, 400 डावसन यूनिट, 200 डावसन यूनिट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ से साथियों 4 से 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं जो मैं अभी आपको 1 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। देखिए, जो ओजोन परत है इसकी मोटाई डावसन यूनिट में मापी जाती है। ठीक है, जहां पर ओजोन परत की जो मोटाई है 200 डावसन यूनिट से कम होती है वहां पर छिद्र की संख्या दी जाती है। यहां पर राइट आंसर हमारा इसलिए ऑप्शन सी के साथ जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो ओजोन दिवस है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल या फिर कहा जाए स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी से हमारी रक्षा करती है। ठीक है, ओजोन परत को CFC जिसे कहा जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन से बहुत हानि हो रही है, क्योंकि इससे क्या है CFC से ओजोन परत का क्षय हो रहा है। जितने भी पॉइंट मैंने आपको बताए हैं सारे पॉइंट याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटा होना पाया जाता है। बताएंगे आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखना साथियों, आप लोग पर्यावरण में जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसकी मात्रा बढ़ जाने से पौधों की श्वसन क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, पौधों की जो पत्तियां होती हैं सिकुड़ कर गिरने लगती हैं और पौधे के जो विकास में है इसमें भी बाधा आती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा, CO जिसे कहा जाए कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। कहा है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार है। वैश्विक तापन अर्थात ग्लोबल वार्मिंग। ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ये सभी। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए साथियों, पृथ्वी पर जब ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता हो जाती है तो इससे क्या है, तापमान में वृद्धि होती है और तापमान में वृद्धि होने को ही वैश्विक तापमान या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। हम ग्रीन हाउस गैस हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, उनमें बात करें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC ये ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती हैं जो तापमान को बढ़ाती हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर सभी ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। 2004, 1994, 1984 या फिर उनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में जो औद्योगिकरण हुआ है और वायु प्रदूषण की वजह से और अम्ल वर्षा के वजह से क्या है, ताजमहल पर बुरा प्रभाव पड़ने लगा है। इससे क्या है, ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगे हैं और उनकी जो दीवारें हैं वो उसका भी क्षय होने लगा है। तो इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को यह आदेश दिया था कि जो ताजमहल के आसपास वाला क्षेत्र है वहाँ पर हरित क्षेत्र विकसित किए जाएं। तो यह जो आदेश है यह 1994 में दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ठीक है, ताजमहल को सबसे ज़्यादा जो खतरा है वह SO2 सल्फर डाइऑक्साइड से है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से या फिर सिलिका से। तो देखिए साथियों,
जो व्यक्ति टेक्सटाइल कंपनियों में काम करते हैं तो उनमें क्या होता है, जब वो सांस लेते हैं तो उनकी सांस के साथ साथ जो रुई के छोटे छोटे कण हैं वो भी उनके अंदर जमा हो जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है श्वेत फेफड़ा कैंसर। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर साथियों ऑप्शन सी के साथ जाएगा, टेक्सटाइल से होता है। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर सारी क्लासें आपको प्रोवाइड बिल्कुल निःशुल्क की जाती हैं। यहाँ पर कहा गया है BOD5 क्या है। ऑप्शन है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स, या फिर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स। तो देखिए BOD5 इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए जो BOD है इससे क्या है, जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। ठीक है, और नदी के प्रदूषण की जो माप है वो इसी से की जाती है, BOD से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। इनमें से कौन सा जैव अपघट्य है, बताएंगे आप लोग जैव अपघट्य कौन है। प्लास्टिक, पॉलीथीन, शीशा या फिर इनमें से कोई नहीं। पता होना चाहिए पहले आपको कि जैव अपघट्य आखिर होता क्या है। देखिए ऐसे पदार्थ जो जैविक रूप से आसानी से विघटित हो जाते हैं उनको कहा जाता है जैविक अपघट्य। जैसे फलों सब्जियों के छिलके हो गए, ठीक है, ये क्या है, जैव अपघट्य के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो प्लास्टिक है देखिए आसानी से विघटित नहीं होगा, ना पॉलीथीन ना शीशा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, इनमें से कोई भी जैव अपघट्य नहीं है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। भारत में प्रथम बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ, पिलानी, जयपुर, आगरा या फिर दिल्ली। और आप लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट करेंगे, और क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर साथियों हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा, पिलानी। पिलानी में प्रथम बायोगैस संयंत्र स्थापित हुआ है। ठीक है, देखिए बायोगैस संयंत्र से क्या है, प्रदूषण रहित ऊर्जा के साथ साथ अच्छी खाद भी प्राप्त होती है। ठीक है, और इसमें क्या है, इससे जो प्रदूषण है वो बिल्कुल नहीं होता है, ये तो आप सभी को पता है। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, यदि शिक्षक को बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराना है कि भैया ये लकड़ी होता है, ये कोयला होता है, ये LPG गैस होता है, मतलब इस तरह से परिचित कराना है, तो बताना है शिक्षक को क्या करना चाहिए। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है, या फिर कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो इसमें देखिए सबसे अच्छा होगा कि वह लघु फिल्म दिखाएगा पहले बच्चों को, और खाना पकाने में जिन ईंधनों का इस्तेमाल होता है जैसे लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, LPG गैस, इस तरह से जो ईंधन होते हैं उनके साथ बच्चों को उस टॉपिक पर चर्चा कर सकता है, क्योंकि बच्चों ने क्या उन ईंधनों को देखा भी है, इसलिए बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, नीला, पीला, लाल या फिर हरा। देखिए हम सभी जानते हैं जो हरे पौधे हैं वह प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से वह क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है ये सबसे अधिक होती है लाल रंग में। बहुत सारे साथी क्या सोचते हैं हरे रंग में होती है, लेकिन भैया हरे रंग में नहीं, ये लाल रंग में सबसे अधिक होती है। आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि सबसे कम प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में होती है। ठीक है,
चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। शिक्षक चाहता है बच्चों को बीज अंकुरण की अवधारणा को पढ़ाना, तो बताना सबसे अच्छा कैसे पढ़ा सकता है। अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या फिर बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उसका चित्र बनाने गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो भैया इसमें सबसे अच्छा होगा बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम, गेहूं का खेत, तालाब, जल या फिर मृदा। देखिए साथियों, एक ऐसा परिवेश जिसमें जैव तथा अजैव तत्व उपस्थित होते हैं उसे कहा जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो गेहूं का खेत है वो नहीं, बल्कि यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन बी के साथ। जो तालाब है ये पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। यहाँ पर कहा गया है हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है। बताना है पर्यावरण में सबसे अधिक किस गैस का सांद्रण है। तो भैया पर्यावरण में सबसे अधिक सांद्रण है नाइट्रोजन गैस का। किस गैस का है? नाइट्रोजन गैस का सांद्रण सबसे अधिक है। इसका परसेंट है 78% है। और ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का परसेंट है 20.95। कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंट है 0.03%। पूछा जाता है, ध्यान रखना, नाइट्रोजन का 78, ऑक्सीजन का 20.95 और कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03। देखिए साथियों, जो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन बताया है, यहाँ पर एक गेहूं का खेत नहीं था, यहाँ पर एक वायु है। ठीक है, ये टाइपिंग प्रॉब्लम हो गई है तो इसको सुधार लेना आप लोग। ठीक है, यहाँ पर वायु है। ओके, तो प्यारे साथियों, इस क्लास में हमने केवल 13 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मैंने आपको व्याख्या से समझा दिए हैं। क्लास कैसी लगी, कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। ठीक है, क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नए नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।